नीली छतरी और पुराना बरगद। अध्याय 1। स्मृतियों का कोहरा। समीर ने जब न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर कदम रखा था तो उसे लगा था कि वो अपनी जड़ों से हमेशा के लिए आजाद हो गया है। लेकिन 12 साल बाद जब वो वापस भारत के एक छोटे से गांव अमवा की धूल भरी पगडंडी पर चल रहा था तो उसे एहसास हुआ कि जड़ें कभी मरती नहीं, वे बस आपके भीतर गहरी धंस जाती है। हवा में उमस थी। जून की गर्मी ने आसमान को तांबे जैसा बना दिया था। टैक्सी ड्राइवर ने उसे गांव के मोड़ पर ही उतार दिया क्योंकि आगे का रास्ता टूटा हुआ था। समीर ने अपना महंगा सूटकेस घसीटते हुए हवेली की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में पड़ने वाले हर तालाब, हर चबूतरे और हर पुराने घर ने उसे पुकारा। उसे लगा जैसे दीवारें कह रही हो, कहाँ चले गए थे समीर। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे राघव मिला। राघव, जो कभी उसका लंगोटिया यार था, अब एक मंझा हुआ किसान और जिम्मेदार पिता बन चुका था। समीर। राघव की आवाज भारी हो गई। उसने दौड़कर समीर को गले लगा लिया। तू बदल गया भाई, बिल्कुल शहरी बाबू हो गया है। उसकी आंखों में थकान थी। बाबूजी कैसे हैं? राघव। कमजोर हो गए हैं, राघव ने गंभीर होते हुए कहा। दिल का मामला है और ऊपर से ये जिद। वो बरगद का पेड़ कटने वाला है ना, बस उसी को लेकर दिन रात सोचते रहते हैं। समीर हवेली के भीतर गया। वहां की गंध अभी भी वैसी ही थी। पुरानी किताबों, सीलन और चूल्हे की राख का मिला जुला एहसास। बाबूजी अपनी लकड़ी की आराम कुर्सी पर लेटे थे। उनकी नजरें धुंधली थी, पर समीर के जूतों की आहट ने उन्हें जगा दिया। समीर, मेरा बेटा आ गया। बाबूजी ने हाथ हवा में लहराया। समीर ने उनके पैर छुए। हाँ बाबूजी, मैं आ गया। बाबूजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ की खाल सूखी और खुरदरी थी, जैसे किसी पेड़ की छाल। देख समीर, ये लोग उस बरगद को काटना चाहते हैं। वो पेड़ नहीं है, वो मेरा भाई है, तेरा दादा है। तू पढ़ा लिखा है, तू कुछ कर। अध्याय 2। नीली छतरी का रहस्य। शाम को समीर गांव की पुरानी नहर की ओर टहलने निकला। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की मिलावट थी। तभी उसने एक आकृति देखी। एक महिला हाथ में एक पुरानी रंग उड़ी हुई नीली छतरी लिए खड़ी थी। बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी वो छतरी लिए थी। करीब जाने पर समीर ठिठक गया। माया। वो मुड़ी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में थी, पर अब उसमें एक ठहराव था। समीर, उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। राघव ने बताया कि बाबूजी की तबीयत खराब है, समीर ने कहा। फिर उसकी नजर छतरी पर गई। यह वही है। माया थोड़ा मुस्कुराई। हाँ, वही छतरी जो तुमने मुझे स्कूल के आखिरी दिन दी थी। तुमने कहा था कि जब भी डर लगे इसे खोल लेना, यह तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। न्यूयॉर्क में तो बहुत बारिश होती होगी, वहां तुमने नई छतरी ले ली होगी। समीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने न्यूयॉर्क में बहुत कुछ खरीदा था, लेकिन वो मासूमियत और वो सुरक्षा का भाव कभी नहीं खरीद पाया जो उस सस्ती नीली छतरी में था। माया ने बरगद की ओर इशारा किया। उस पेड़ को बचा लो समीर, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है। गांव के बच्चों के लिए वो स्कूल के बाद का घर है, पक्षियों के लिए एक शहर है, और तुम्हारे पिता के लिए उनकी सारी यादें। अध्याय 3। विकास की कीमत। अगले दिन समीर गांव के पंचायत भवन गया। वहां उसे ठाकुर विक्रम सिंह मिला, जो इलाके का बड़ा रसूखदार व्यक्ति था। वो उस सड़क प्रोजेक्ट का ठेकेदार भी था। देखिए समीर बाबू, विक्रम सिंह ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा, विकास के लिए कुछ तो बलिदान देना पड़ता है। वो बरगद का पेड़ सड़क के बिल्कुल बीच में आ रहा है। उसे हटाए बिना 4 लेन नहीं बन सकती। गांव का भला होगा, जमीन के दाम बढ़ेंगे। समीर ने गौर से देखा। लेकिन विक्रम जी, मैंने नक्शा देखा है।
सड़क को अगर 200 मीटर बाईं ओर से निकाला जाए तो वो गांव की बंजर जमीन से होकर गुजरेगी। वहां कोई पेड़ नहीं है। फिर आप बरगद की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? विक्रम सिंह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। क्योंकि बाईं ओर मेरी निजी जमीन है, जहां मैं रिजॉर्ट बना रहा हूं। अब आप समझदार हैं। समीर को गुस्सा आ गया। यह विकास नहीं, शुद्ध स्वार्थ था। वो चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन उसके मन में एक चिंगारी सुलग चुकी थी। उसने तय किया कि वो अपनी टेक दुनिया के हथियारों का इस्तेमाल इस भ्रष्टाचार के खिलाफ करेगा। उस रात समीर और राघव बरगद के नीचे बैठे थे। जुगनू चारों ओर चमक रहे थे। राघव, याद है हमने यहां कुछ छुपाया था? समीर ने पूछा। राघव की आंखें चमक उठी। वो पुरानी पीतल की डिब्बी? वो तो बरगद के उसी खोखले तने में होगी। दोनों ने टॉर्च उठाई और बेर पर चढ़ने लगे। शरीर अब बचपन जैसा फुर्तीला नहीं था, लेकिन उत्साह वैसा ही था। काफी खोजबीन के बाद एक गहरी दरार के भीतर उन्हें वो डिब्बी मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें से कुछ पुराने सिक्के, पत्थर और एक पीला पड़ चुका लिफाफा निकला। वो पत्र समीर के दादाजी ने लिखा था। दादाजी गांव के पटवारी थे। पत्र में लिखा था, ये बरगद उस जमीन पर खड़ा है जो मुगल काल से देवस्थान घोषित है। इस पेड़ की जड़ों के नीचे एक प्राचीन शिलालेख है जो ये साबित करता है कि ये क्षेत्र संरक्षित है। समीर के होश उड़ गए। अगर ये सच था तो कोई भी सरकार इस पेड़ को नहीं छू सकती थी। अध्याय 5, संघर्ष की शुरुआत। समीर ने रात भर जागकर अपनी लैपटॉप पर रिसर्च की। उसने पुराने लैंड रिकॉर्ड्स और सरकारी आर्काइव्स को खंगालना शुरू किया। उसने सेव द हेरिटेज बैनियन नाम से एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की और न्यूयॉर्क के अपने बड़े बड़े दोस्तों को टैग किया। सुबह होते होते खबर फैल गई। जो समीर को विदेशी समझ रहे थे, अब उसके साथ खड़े थे। माया ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया, लेकिन विक्रम सिंह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दोपहर में ही बुलडोजर और पुलिस बल मंगवा लिया। पेड़ काटो, विक्रम सिंह ने चिल्लाकर आदेश दिया। तभी हवेली का दरवाजा खुला। बाबूजी, जिन्हें चलने में भी तकलीफ थी, 2 लोगों के सहारे बाहर आए। उनके पीछे पूरा गांव था। समीर सबसे आगे खड़ा था और उसके हाथ में वही नीली छतरी थी। यही छतरी आज धूप से नहीं, नाइंसाफी से बचाएगी, समीर ने जोर से कहा। अध्याय 6, क्लाइमैक्स और विजय। बुलडोजर की गड़गड़ाहट और लोगों के नारों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा। हटो यहां से, ये सरकारी आदेश है। समीर ने अपना लैपटॉप और दादाजी का वह पुराना दस्तावेज दिखाया। ये सरकारी आदेश गैर कानूनी है। ये जमीन कल्चरल हेरिटेज के तहत आती है। मैंने हाई कोर्ट में ई पिटीशन डाल दी है और अगले 1 घंटे में स्टे ऑर्डर आने वाला है। तब तक अगर आपने एक भी टहनी छुई तो आप सबको कोर्ट की अवमानना का सामना करना पड़ेगा। तभी समीर के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसकी ऑनलाइन मुहिम वायरल हो गई थी। बड़े न्यूज चैनलों ने इसे विकास बनाम विरासत की जंग बना दिया था। मीडिया की गाड़ियां गांव की ओर बढ़ रही थी। विक्रम सिंह समझ गया कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। पुलिस ऑफिसर ने भी कदम पीछे खींच लिए। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, काम रुका रहेगा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बाबूजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने समीर को गले लगा लिया। अध्याय 7, एक नई सुबह। कुछ हफ्ते बाद कोर्ट का फैसला बरगद के पक्ष में आया। सड़क का नक्शा बदल दिया गया। समीर के लौटने का दिन आ गया था। उसका न्यूयॉर्क का ऑफिस उसे बुला रहा था, लेकिन जब वह पैकिंग कर रहा था तो उसकी नजर उस नीली छतरी पर पड़ी। उसने अपनी कंपनी को ईमेल किया और इस्तीफा दे दिया। उसने फैसला किया कि वह गांव में ही रहेगा। वह बरगद के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी
और एक एग्रीकल्चरल टेक स्टार्टअप शुरू करेगा जहां गांव के युवाओं को रोजगार मिल सके। शाम को वह बरगद के नीचे बैठा था। माया पास आई। तुम जा रहे हो? छतरी उसे वापस दी। नहीं माया, इस बार ये छतरी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे धूप और बारिश से डर नहीं लगता। अब मेरे पास इस बरगद की छांव है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बरगद की पत्तियां हवा में संगीत पैदा कर रही थी, जैसे वे भी अपनी जीत का जश्न मना रही हो।